Description of party, description of property, consideration, terms and condition, independent witnesses. नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त या एग्रीमेंट करते वक्त हमें किन 5 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी का मतलब है कि जिससे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जो प्रॉपर्टी ले रहा है, क्या उसका नाम है, क्या उसके पिता का नाम है और क्या उसका निवास स्थान है। नेम ऑफ द पर्सन, हिज फादर नेम एंड हिज रेजिडेंस। जब भी हम प्रॉपर्टी किसी से खरीदते हैं तो हमें उसकी वेरिफिकेशन 2 गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी से करनी चाहिए और गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी के अकॉर्डिंग ही डिस्क्रिप्शन हमें डीड या एग्रीमेंट में मेंशन करवाना चाहिए। सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी को हम 2 हेड्स में लेकर चलेंगे। पहला हमें वेरीफाई करना होगा कि जिससे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं ही इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उसका एग्रीमेंट या डीड में डिस्क्रिप्शन किस तरह से मेंशन करवाएं। जब हम बात करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के ओनर की जेन्युइननेस को कैसे चेक किया जाए, तो उसके लिए हम अगर गांव से रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो जमाबंदी, जिसे रिकॉर्ड ऑफ लैंड कहा जाता है, या फिर अगर शहर से संबंधित प्रॉपर्टी है तो एमसी रिकॉर्ड चेक कर वेरीफाई किया जा सकता है। उसके लिए हमें कम से कम लास्ट 5 to 10 ईयर्स में उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी रही है ये ज़रूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा हमें प्रॉपर्टी का इंतकाल, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, वो उसमें भी ओनरशिप को चेक करना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन जब हम किसी डीड या एग्रीमेंट में मेंशन करवाते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उस प्रॉपर्टी का खेवट नंबर, खतौनी नंबर, खसरा नंबर, किला नंबर क्या है वो स्पेसिफाई करवाना चाहिए। दूसरा फैक्ट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन में हमें स्पेसिफाई करवाना है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की हर साइड से बाउंड्रीज कितनी है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बाउंड्रीज। और इसके अलावा हमें ये भी स्पेसिफाई करवाना है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से एडजेसेंट हर डायरेक्शन में क्या है। फॉर एग्जांपल, ईस्ट में गली है, वेस्ट में किसी पड़ोसी का घर है, उसका पर्टिकुलर नेम, सपोज राहुल का घर है, ईस्ट में खाली प्लॉट है मुकेश का, नॉर्थ में एक शॉप है, वो स्पेसिफाई करवाएं ताकि कोई एम्बिग्युइटी एग्रीमेंट या डीड में ना रहे। थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो उसके बदले जो पैसे देते हैं वो होता है कंसिडरेशन। जब हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो या तो हम अर्नेस्ट मनी पे करते हैं या हम फुल कंसिडरेशन देते हैं। अर्नेस्ट मनी का मतलब है, सपोज करते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो जिस दिन हम एग्री करते हैं कि हम 100 प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, उस दिन हम उसे 2 लाख रुपए दे देते हैं। ये 10 लाख में से 2 लाख रुपए देना इज़ द अर्नेस्ट मनी। ये 2 लाख रुपए है अर्नेस्ट मनी, और बाकी जो अमाउंट रहेगी उसे हम कहते हैं रिमेनिंग कंसिडरेशन। और फुल कंसिडरेशन होती है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी है और एग्रीमेंट के दिन ही हम उसे 10 लाख रुपए दे दें, दैट इज़ फुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि एग्रीमेंट या डीड में उसे हम न्यूमेरिक फॉर्म में भी मेंशन करवाएं, साथ ही साथ हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जिस भी भाषा में हमारा एग्रीमेंट या डीड लिखी हुई है उसे स्पेसिफाई करवाएं। 10 लाख रुपए न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिखवाएं और हिंदी में भी लिखवाएं। इसके अलावा इसके आधे कितने होते हैं ये भी लिखवाएं, जैसे 10 लाख जिसके आधे 5 लाख होते हैं, स्पेसिफाई करवाएं ताकि आगे जाके कोई एम्बिग्युइटी ना हो कि ये मिसप्रिंट हुआ है या गलती से लिखा गया है। फोर्थ नंबर पर आता है टर्म्स एंड कंडीशन। हर एग्रीमेंट या डीड में ज़रूर स्पेसिफाई करवाएं
कि इस कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स क्या है, कि पोजेशन आज की डेट के बाद किसका रहेगा, ये प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार के लोन, मॉर्गेज, लीज से फ्री है, इसके ऊपर कोई इनकम्बरेंसेस या चार्जेस नहीं है, या किसी भी कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर स्टे नहीं किया गया है। और इन केस अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी रहेगी, ये भी टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेसिफाई करवाएं। इसके अलावा ये भी स्पेसिफाई करवाएं कि अगर एग्रीमेंट की फर्दरेंस में सेल नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या अर्नेस्ट मनी वापस दी जाएगी, या फिर अगर सेलर ही सेल नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन में ज़रूर स्पेसिफाई करवाएं। एक कंडीशन ज़रूर मेंशन करवाएं कि अगर फिक्स डेट पर सेलर उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने से मना कर देता है तो बायर के पास ऑप्शन रहेगा कि वो थ्रू कोर्ट उस प्रॉपर्टी की सेल को एग्जीक्यूट करवा सके। लास्ट पॉइंट इज टू इंडिपेंडेंट विटनेस। कोई भी एग्रीमेंट या डीड करवाते वक्त या किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करते वक्त हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उस ट्रांजैक्शन को 2 इंडिपेंडेंट पर्सन विटनेस करें। दैट शुड बी विटनेस्ड बाय 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस। ना विटनेसेस के किसी भी एग्रीमेंट या सेल की एग्जीक्यूशन डाउटफुल होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने रिव्यूज़ ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।